जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रेजेंटेशन को, इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तमाम दोस्त जो इस ट्रेनिंग सेशन पे मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने अपने साथ कॉपी या पेन नहीं लिया तो वो अ, अगले एक आध मिनट के अंदर जल्दी से कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए। और अगर आपने वो आप सम टाइम, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन सुन रहे होते हैं, ट्रेनिंग सुन रहे होते हैं, तो वो तमाम पॉइंट्स हम वक्तन फवक्तन उनको भूल रहे होते हैं। जैसे हम अगले पॉइंट पे जाते हैं तो पिछला भूल रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने उसको अपने पास राइट डाउन कर लिया तो वो हमारे पास फॉर फ्यूचर पर्पस हमारे लिए हमारे पास सेव हो जाएगा, जो जिसका हम जिंदगी के किसी भी लम्हे पे, किसी भी मैदान पे, किसी भी मोड़ पे हम उसका फायदा उठा सकेंगे। तो हम अपनी ट्रेनिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों के सामने ये एक पिक्चर शो हो रही है, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम इससे पहले अटेंड की है, उन तमाम लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों ने जवाब नहीं देना। और जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड की, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो फर्स्ट टाइम आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये मेरी मेरी बड़ी फेवरेट ट्रेनिंग है। जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो मुझे आप बताएं कि इस तस्वीर के अंदर उनको क्या नजर आ रहा है। जस्ट अपना माइक ऑन करें, बता के माइक बंद कर दें। जस्ट कोई दोस्त जिसने इससे पहले ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वो माइक ऑन करे, मुझे सिर्फ ये बताए कि इस तस्वीर के अंदर उसको क्या नजर आ रहा है, और उसके बाद अपने माइक को वापस बंद कर ले, ताकि उसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। यासिर बात करो मीरपुर से। मुझे तो एक पिक्चर नजर आ रही है, एक बंदा है, उसकी आंख बंद है। जी, थैंक यू वेरी मच यासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई दोस्त? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सजाद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सजाद भाई। सर एक एक लेडीज है, उसने एक जो है बेबी उठाया हुआ है। एक तरफ देखें तो ये है, दूसरी तरफ देखें तो एक आदमी है जिसने एक साइड जिसकी नजर आ रही एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया सजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। है। और कोई दोस्त? और कोई दोस्त जिसको कुछ भी नहीं नजर आ रहा, वो भी बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आतिफ जावेद साहब, साहब। जावेद इकबाल बात कर रहा हूँ और वहाँ से आपने बोलने पे मजबूर कर दिया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है एक खातून ने एक बेबी को उठाया हुआ है और एक साइड पे एक मेल की तस्वीर नजर आ रही है। तो अच्छा, सेम जो लाहौर वाले दोस्त ने बताया वैसे ही मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई दोस्त? इमरान हफीज साहब ने अनम्यूट किया था अपने आप को। जी सर ये एक आदमी है, वो सो रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इमरान हफीज साहब ने कहा कि एक आदमी सो रहा है, जावेद साहब ने कहा कि एक खातून है जिन्होंने एक बच्चा उठाया हुआ है, साथ एक शख्स है जो खामोश खड़ा है, और सजाद साहब ने लाहौर से कहा कि जी एक खातून है जिसने बच्चा उठाया हुआ है। और इसके अलावा उनसे पहले भी एक दोस्त ने बताया था कि यासिर साहब ने मीरपुर से बताया था कि एक खातून है जिन्होंने बच्चा उठाया हुआ है। हम देखते हैं इस तस्वीर के अंदर क्या है। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि इस तस्वीर के अंदर डेफिनेटली आपको खातून नजर नहीं आ रही, बल्कि आपको एक शख्स का एक चेहरा नजर आ रहा है। एक शख्स है, वो लेफ्ट साइड पे मुड़ा हुआ है और उसका एक चेहरा नजर आ रहा है। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो उन लोगों का जवाब भी दुरुस्त था जिन्होंने कहा कि एक खातून है और उसने एक बच्चा उठाया हुआ है। अब यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला? यहाँ से हमें सीखने को मिला जिसका जिसके लिए वर्ड यूज होता है पैराडाइम। पैराडाइम एक्चुअली, पैराडाइम कहते हैं देखने के अंदाज को। देखिए, दो लोगों ने इस पिक्चर के बारे में, या तीन चार लोगों ने डिफरेंट राय दी, जिनमें तकरीबन दो लोगों की जो राय थी वो डिफरेंट थी। अगर मैं बहुत सारे लोगों से सुनता तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की और राय डिफरेंट होती। हमने क्योंकि इसको ज़रा क्लोजिंग की तरफ भी जाना था, दैट्स व्हाई मैंने ज्यादा लोगों से इसके बारे में नहीं पूछा। अब एक साहब हैं जिन्होंने कहा कि एक शख्स है, उसका चेहरा नजर आ रहा है, और एक साहब है उन्होंने कहा कि एक खातून है जिसने एक बच्चा उठाया हुआ है। दोनों लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थे। अब जिस शख्स ने ये कहा कि मुझे एक मर्द का चेहरा नजर आ रहा है और वो एक साइड पे देख रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये देखें एक साइड पे एक शख्स मुड़ा हुआ है,
बिल्कुल ऐसा ही है, वो ठीक कह रहा है। अब इस तस्वीर को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शख्स है ये जो सामने की तरफ देख रहा है। अब किसी को अगर ये वाला रुख नज़र आ रहा है तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि एक शख्स है वो लेफ्ट साइड पे मुड़ा हुआ है और दूसरा कहता है नहीं इसमें तो वो शख्स सामने देख रहा है। तीसरा उठ के कहता है नहीं जी इसमें तो एक खातून ने बच्चा उठाया हुआ है। तो तीनों लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। लेकिन तीनों के नजदीक जो बाकी दूसरे दो का जो वो देख रहे हैं उनके नजदीक वो उनको वो गलत देख रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ मैं सही देख रहा हूँ। दोनों लोग अपनी सोच को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट समझ रहे हैं तीनों लोग, लेकिन तीनों की जो राय है वो डिफरेंट है। इसको कहते हैं पैराडाइम देखने का अंदाज। किसी भी चीज के बारे में किसी भी शख्स का देखने का अंदाज कुछ भी हो सकता है। आपको सम टाइम ये समझ नहीं आती कि कौन सा शख्स आपके इस कंसेप्ट को किस अंदाज से देख रहा है। अगर वो आपके आपके आइडिया के साथ आपकी सोच के साथ मिसमैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, तो इसमें कभी भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है। उस आप समझ लें कि उसको आपके उस कंसेप्ट के बारे में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है जी, बिल्कुल जी क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है बिल्कुल सर। परफेक्ट आ रही है आवाज माशाल्लाह। आपके कोई नेट का प्रॉब्लम होगा, आवाज परफेक्ट है, बिल्कुल साफ है। जी 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 थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो दोस्त इनको आवाज नहीं आ रही, अब उनको मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही, ना उनको मेरी तस्वीर आ रही है। नहीं सर तो भाई बस ठीक आ रही चले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इफ्तार भाई सऊदी अरब से आपने जंप इन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब बात कर रहा था मैं कि अगर कोई भी शख्स आपके कंसेप्ट को आपके आइडिया को फॉलो नहीं कर रहा होता तो सम टाइम हम ये देखें अभी ये जो एक प्रैक्टिकल सबूत हमारे सामने आया कि एक दोस्त को आवाज नहीं आ रही थी तो उन्होंने सोचा शायद इसका मतलब है कि ये सिस्टम में ये स्पीकर के एंड पे प्रॉब्लम है, और कुछ दोस्तों को जिनको आवाज आ रही थी वो फौरन से जंप इन हुए और उन्होंने कहा नहीं जी आवाज आ रही है, वो बंदा गलत बता रहा है। तो यही होता है एक्चुअली पैराडाइम, यही पैराडाइम का कंसेप्ट है कि सम टाइम हमारी जब सोच मैच नहीं कर रही होती, हमारा जब कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा होता, तो वहां पे हम हमारे बीच में दूरियां पैदा हो जाती हैं। हम लोगों को हम गुस्से में आ जाते हैं कि ये शख्स मेरे कंसेप्ट को, मेरे आइडिया को, मेरी सोच को, मेरे बिजनेस को, मेरी फिलॉसफी को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, जो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्यों नहीं वो बात अंडरस्टैंड करा। उसके पीछे उसका कसूर नहीं होता, वो किसी भी बात को, किसी भी कंसेप्ट को डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है, जिस एंगल से आप नहीं देख पा रहे होते उस एंगल से वो शख्स उस कंसेप्ट को देख रहा होता है। अगर कोई आपके एंगल से नहीं देख पा रहा होता तो उसमें हाइपर होने की, नाराज होने की, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें और उसको जो अपना कंसेप्ट है, जो आइडिया जिस एंगल से आप देख रहे हैं वो उसके सामने एक्सप्लेन करें, और इंशाल्लाह जब आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने में कामयाब होंगे तो वो आपकी सोच को एक्सेप्ट करेगा, आपके आइडिया को एक्सेप्ट करेगा। अब अगर हम बात करें तो पैराडाइम की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस कलर की आपने ग्लासेस पहनी हुई है, जिस कलर की आप ग्लासेस यूज कर रहे हैं, आपको दुनिया उसी कलर की नजर आएगी। लेट्स सपोज आपने ब्लैक कलर की ग्लासेस पहनी हुई हैं, तो आप दिन के टाइम सख्त धूप में भी अगर बाहर निकले तो आपको यूं फील होगा जैसे आसमान पे बादल है, जैसे अंधेरा से छाया हुआ है। अगर आपने ग्रीन कलर की ग्लासेस पहने हुए हैं, ग्रीन कलर के ग्लासेस हैं आपके, तो आपको खजा में भी ग्रीनरी नजर आएगी, आपको खजा में भी बहार नजर आएगी। अगर आपने रेड कलर की पहनी हुई है तो आपको हर साइड पे आपको रेड रेड चीजें नजर आएंगी। अगर आपको ब्लू कलर की पहनी हुई है तो आपको ब्लू ब्लू। अब जिस शख्स ने ब्लू कलर की ग्लासेस पहनी हुई है उससे अगर आप कहेंगे कि बाहर तो सब कुछ ग्रीनरी है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन लग रहा है, तो वो कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं, नहीं यहाँ पे तो सब कुछ ब्लू ब्लू है, यहाँ पे तो ब्लू है, पानी पानी पानी, वो ये कहेगा। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आपको अगर उसकी सोच को कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले उस शख्स ने जो ग्लासेस पहनी हुई है वो उतारेंगे और अपनी ग्लासेस जो है वो उस शख्स को पहना के कहेंगे कि अब देख के बताओ कि क्या ऑल साइड पे ग्रीनरी है या नहीं, चारों तरफ आपको ग्रीनरी नजर आ रही है या नहीं। डेफिनेटली जब आप अपनी सोच को, अपने ग्लासेस को जब उस शख्स को पहनाएंगे तो वो भी आपकी सोच के साथ उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सम टाइम हम जिस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, लोग हमारे बिजनेस को, क्योंकि ये एक न्यू कंसेप्ट है, न्यू आइडिया है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो हम वहां पे उन लोगों से दूरियां अख्तियार कर लेते हैं, नाराजगियां अख्तियार कर लेते हैं, हम उन लोगों को अपना नहीं बना पाते।
अगर उसका बेस्ट वे क्या है कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ सीटिंग करें, सीटिंग करने के बाद उनको प्रॉपरली बिजनेस का कंसेप्ट बताएं। मेरा ये बिलीव है, मेरा ये ट्रस्ट है कि जब आप किसी को प्रॉपर बिजनेस समझाने में कामयाब होगे तो हो ही नहीं सकता कि वो शख्स आपका ना हो, वो आपके इस बिजनेस का को एक्सेप्ट ना करे। अब अगर हम बात करें तो दुनिया में दो तरह के वर्किंग पैटर्न हैं। एक वर्किंग पैटर्न है लिजर्ड का, छिपकली जिसको हम बोलते हैं। अब छिपकली की जो खुराक है, छिपकली की खुराक क्या है? छिपकली की खुराक है मक्खी, बी में छिपकली मक्खी को खाती है। अब इसका छिपकली का जो वर्किंग पैटर्न है, वर्किंग का तरीकाकार क्या है कि छिपकली साहबा जाती हैं, एक दीवार पे बैठती हैं और दीवार पे बैठ के इंतजार करती हैं कि जब मक्खी कहीं से कोई उड़ती हुई उसके करीब से गुजरे और इतना करीब पहुंचे जहां पे छिपकली को ये लगे कि मैं इसको जंप करके कैच कर सकती हूँ, तो वहां पे वो उसको पकड़ के फिर वो आपको अपनी खुराक की जो जरूरत है, नीड है, उसको पूरा करती है। अब छिपकली साहबा जाके बैठ जाती है और खुराक का इंतजार करती है, जब भी मक्खी पास आती है उसको पकड़ती है और अपना पेट भरती है। अब उसके बरक्स अगर हम मकड़ी का पैटर्न देखें, मकड़ी की खुराक भी मक्खी है, लेकिन मकड़ी करती क्या है? मकड़ी जाके किसी जगह पे बैठ के तो मक्खी के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि मकड़ी साहबा जाती हैं और जाके अपना जाला बुनना शुरू कर देती है, अपना नेट बनाना शुरू कर देती हैं। अब जब वो अपना नेट बना रही होती हैं, तो एक वक़्त आता है जब वो नेट कंप्लीट होता है तो उसमें आके मक्खियाँ बैठती हैं उस नेट में, फिर वो उसमें फँस जाती हैं और फिर जाके वो उनसे अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करती हैं। ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों का क्योंकि जो वर्किंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर इसके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक स्टोरी मशहूर है जो मुझे बड़ी पसंद है। उसका स्टोरी ये है कि एक एरिया है, उस एरिया में एक छिपकली साहिबा भी रहती हैं और एक मकड़ी साहिबा भी रहती है। एक स्पाइडर भी रहता है और एक लिज़र्ड भी रहता है। अब वो दोनों क्या करती हैं कि सुबह-सुबह निकलती हैं काम पे, छिपकली साहिबा चल के बैठ जाती हैं दीवार पे और दीवार पे बैठ के इंतज़ार करती हैं कि कहीं भूले से कोई मक्खी उड़ती हुई मेरे पास पहुँचे और मैं उसको दबोच लूँ और मैं उससे अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करूँ। इसी अवस्था में उनके साथ जो पड़ोसन थी उनकी मकड़ी साहिबा, वो भी घर से निकली, तैयार हुई, घर से निकली और वो भी चली गई, जाके अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। पूरा दिन जब गुज़रा तो पूरे दिन के बाद गुज़रने के बाद जब शाम को दोनों काम करने के बाद जब वापस घर को लौटी, तो रास्ते में चलते हुए इन दोनों के दरमियान में गपशप होना स्टार्ट हो गई। तो छिपकली साहिबा ने मकड़ी से पूछा कि आज के दिन आपने कितनी मक्खियों को पकड़ा? कितने फूड के पैकेट आपने आज के दिन खाए? मकड़ी ने जवाब दिया कि आज के दिन मैंने कोई मक्खी नहीं पकड़ी, आज के दिन मैंने कोई भी फूड का पैकेट नहीं खाया, बल्कि मैं अपना एक प्रोडक्टिव एसेट बना रही थी, मैं अपना एक जाला बुन रही थी। जब ये जाला कंप्लीट होगा तो फिर मुझे उससे फ़ायदा होना शुरू होगा। ये बात सुननी थी कि चिपली साहिबा ने ज़ोरदार कहका लगाया कि जी सुबह आप और मैं अगट्ठी एक ही टाइम पे निकली थी। हम दोनों ने एक ही जितना टाइम दिया और सुबह से लेके शाम तक एंड ऑफ द डे आपने एक भी मक्खी को नहीं पकड़ा, जबकि मैंने 8 मक्खियों को पकड़ा। तो मकड़ियाँ कहा कि ठीक है जी, आप ठीक कह रही हैं, आपने काम किया, आपको उसका रिटर्न मिल गया, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे गो के अभी रिटर्न नहीं मिला, लेकिन मुझे फ्यूचर में फ़ायदा होगा। खैर, मज़ाक करती हुई दोनों घर चली गई। अगले दिन सुबह फिर निकली, फिर दोनों अगट्ठी आई और अगट्ठी आई तो जब आके अपने-अपने वर्किंग पैटर्न पे उसी तरह लग गई। छिपकली साहिबा इसी तरह बैठ के इंतज़ार करने लगी, कोई घंटे के बाद एक मक्खी आई, 2 घंटों के बाद दूसरी आई, उसको पकड़ के खाया और अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा कर दिया और मकड़ी साहिबा आई और मकड़ी साहिबा ने आके फिर वही जाला बुनना शुरू कर दिया। सुबह से लेके शाम तक फिर यही सिलसिला चला। शाम को जब वापस आ रही थी तो फिर छिपकली साहिबा को फिर शरारत सूझी। छिपकली साहिबा ने मकड़ी से पूछा कि सनाई जी, आज के दिन में आपने कितना एक अपने फूड के एसेट बिल्ड किए और कितने फूड के पैकेट्स आपने खाए? तो मकड़ी ने कहा नहीं, मैं अभी क्योंकि अपना फ्यूचर एसेट बिल्ड कर रही हूँ, प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड कर रही हूँ, मुझे आज भी मैंने कोई मक्खी नहीं पकड़ी। ये बात सुननी थी तो छिपकली साहिबा एक दफा जोरदार कहका लगा के हंसी और हंस के उनको कहने लगी, देखो देखो देखो, कल भी आपने पूरा दिन जाया कर लिया, आज भी पूरा दिन जाया कर लिया, फ्यूचर एसेट बना रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम इसी तरह भूख से मर जाओगी। देखो मैंने कल 8 मक्खियां पकड़ी थी, आज भी मैंने 9 मक्खियां पकड़ी और मैंने कितनी बड़ी अचीवमेंट की और तुमने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन गुजर गए, कुछ हफ्ते गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए। अब डेली छिपकली साहिबा मकड़ी से पूछें, मकड़ी को तंग करें और मकड़ी साहिबा कहें यार मैं फ्यूचर के लिए प्रोडक्टिव एसेट बना रही हूँ। जब कुछ महीने गुजर गए, कुछ महीनों के बाद छिपकली साहिबा एक दिन फिर मकड़ी से पूछती हैं, आज के दिन आपने क्या किया? तो
मकड़ी ने कहा नहीं, मैं अभी अपना बस एसेट बिल्ड कर रही हूँ, अभी वो कंप्लीट होने वाला है और इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट होगा मुझे उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो मकड़ी साहबा ने कहा कि ये तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, मैं तो देखें जब डेली के कभी 6 पैकेट्स खा रही हूँ, कभी 8 खा रही हूँ, देखो मेरी सेहत कितनी अच्छी हो गई है और मैं उतना ही टाइम मैं देती हूँ, उतना आप देती हो और मुझे रेगुलर जो है ना इनकम आ रही है, रेगुलर मुझे रिटर्न मिल रहा है जो भी एफर्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, आप तो अपना टाइम ज़ाया कर रही हो, आप तो सिर्फ बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मकड़ी शर्मिंदा भी हो रही थी और मकड़ी उसको कह भी रही थी कि भैया आप मेरे कंसेप्ट को नहीं समझ रही हो, मेरे बिजनेस को नहीं समझ रही हो। मेरा बिजनेस है आपसे ज्यादा पावरफुल, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसकी बेस बन रही है। उसके बाद चंद दिन और गुजरे तो मकड़ी साहिबा का जाला कंप्लीट हो गया। उस दिन जब शाम को सुबह दोनों गट्ठी आई काम पे, शाम को जब जा रही थी तो फिर छिपकली ने पूछा कि सुनाए आज के दिन आपने कितनी मक्खियां पकड़ी, अब तो आपका एसेट भी बिल्ड हो चुका है। तो मकड़ी ने कहा कि आज के दिन मैंने 5 मक्खियां पकड़ी। अब जैसे ही ये बात सुननी थी तो छिपकली बहुत जोरदार कहका लगा के हंसी और कहा कि इतने महीनों के बाद भी तुमने 5 मक्खियां पकड़ी और मैंने आज भी 8 मक्खियां पकड़ी। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद एसेट बिल्ड कर रही हूँ और आपको आप आज आके कहती हो कि जी मैंने 5 पकड़ी है, मैं तो फिर भी आपसे ज्यादा प्रॉफिट में हूँ। इसका मतलब है कि आपने अपना टाइम जाया किया। मैं तो आपको पहले ही कहती थी इन कामों में मत पड़ो, ये तो टाइम स्पेंडिंग है, जस्ट टाइम टाइम का ज़िया है, लेकिन फिर भी आज आपको उसका रिटर्न मिल गया। कंप्लीट होने के बाद भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिला जो मैं कितने अरसे से ले रही हूँ। तो मकड़ी ने कहा भाई कोई बात नहीं, आज नहीं मिला फ्यूचर में मिलेगा, इसके बाद कभी भी नहीं मिलेगा जो अभी आज नहीं मिला। खैर अब घर चली गई। दूसरे दिन जब सुबह सुबह आके पहुंची तो छिपकली साहबा फिर आके बैठ के इंतजार करने लगी कि न्यू मक्खियां आएंगी पास में, उनको पकड़ के खाऊंगी। लेकिन मकड़ी साहबा जब पहुंची तो उनके जाले के अंदर पहले से 12 फूड के पैकेट उनके इंतजार में मौजूद है। वो आए और उन मकड़ी साहिबा ने आके उनको खाया, अपनी खुराक की जरूरत को पूरा किया और फिर पूरे दिन के अंदर कुछ और मक्खियां भी आई, उनको भी खाया। अब शाम को जब घर जाने लगी तो छिपकली ने मक्खी से पूछा कि आज के दिन आपने कितने फूड के पैकेट खाए? तो मकड़ी ने कहा कि आज के दिन तो मैंने 24 फूड के पैकेट्स खाए। ये बात सुननी थी कि छिपकली साहिबा की हवाइयां उड़ गई। छिपकली साहिबा तो परेशान हो गई कि वो एक दिन में 24, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ, मैं इतने अरसे से लगी हूँ, 24 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 8 ना हो तो 9 हो जाएंगी, 9 ना हो 10 होंगी, 12 होंगी, 24 तो पॉसिबल नहीं है। अब वो परेशान हो गई, उनके पसीने स्टार्ट हो गए। ये क्या कर दिया मकड़ी साहिबा ने। फिर अगले दिन चली गई। अगले दिन फिर जब आई तो मकड़ी साहिबा के जाले में फिर बहुत सारी मक्खियां फंसी। अब जब अगले दिन जब छिपकली साहबा ने फिर पहुंचा तो उसने कहा जी आज तो मैंने 30 फूट के पैकेट खाए। अब तो समझ लें कि मकड़ी साहिबा के कलर चेंज होना शुरू हो गए। छिपकली साहिबा परेशान हो गई। अब छिपकली साहब ने कहा कि इतनी मक्खियां तो कोई खा ही नहीं सकता, एक दिन में पकड़ ही नहीं सकता, ये जरूर कोई 2 नंबर काम है, लीगल काम से 1 नंबर काम से तो इतना हो ही नहीं सकता, ये जायज नहीं हो सकता, ये नाजायज हो सकता। अब उसने इसको ये नाजायज और बुरा भला और हराम और ये वो बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया अपने आप को तसल्ली देने के लिए। अब हुआ क्या, कुछ दिन गुजरे तो छिपकली साहिबा बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो डेफिनेटली उनके उनमें ताकत नहीं थी, उनके जिस्म में जान नहीं थी, वो काम के लिए नहीं निकल सकी। 1 हफ्ता वो बीमार रही और 1 हफ्ता वो कुछ भी नहीं खा सकी। इसी अवस्था में मकड़ी साहिबा अपनी फैमिली को लेकर आउटिंग के लिए चली गई और जब आउटिंग से वापस आई 1 हफ्ते बाद तो छिपकली साहिबा को फिर इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी जितनी वो पहले कर रही थी अपनी खुराक के लिए, क्योंकि मकड़ी साहिबा आउटिंग के बाद जब कुछ दिनों के बाद जब आई तो आके देखा कि सैकड़ों के हिसाब से फूड के पैकेट उनका इंतजार कर रहे थे। अब उनकी मकड़ी की सक्सेस को देख के, इस रेजिडुअल इनकम को देख के, घर बैठे बैठाए अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के दौरान की भी इनकम को देख के छिपकली साहबा बहुत परेशान हो गई। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है एक्चुअली जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और उन नेटवर्क का बिजनेस है, इन दोनों में ये फर्क है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें रोजमर्रा जिंदगी में आप जितनी भी एफर्ट कर रहे होते हैं, आपका जो नॉर्मली जो वर्किंग स्टाइल होता है वो छिपकली की टाइप का होता है। आप जो काम कर रहे होते हैं उसका रिटर्न आपको एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप नेटवर्क का बिजनेस करने के लिए आते हैं तो नेटवर्क का बिजनेस के लिए शायद हो सकता है आपको हफ्तों या महीनों आपके साथ न्यू लोग ना आए, न्यू नेटवर्क ना बने, न्यू टीम ना बने, लेकिन शायद आपको महीने वेट करना पड़ जाए। लेकिन महीनों के बाद जब आपका न्यू नेटवर्क बनेगा,
एक टीम बिल्ड हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप, और वो जब जब बिल्डिंग स्टेज होता है, जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं, तब लोग आपको ताने कस रहे होते हैं, लोग आपको बातें सुना रहे होते हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं किधर गया जी पाउंड वाला, किधर गई जी तुम्हारी गाड़ी, किधर गया जी तुम्हारा इंटरनेशनल टूर, किधर गया ये, हाँ जी आए जी आ गए, हाँ जी गाड़ी किधर है, फला फला। अब बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये वो स्टेज होता है जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उस टाइम पे आपके लिए बर्दाश्त करना लोगों की बातें, लोगों के ताने, अगर आपने सक्सेस एक्सक्यूज मी आतिफ भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्योंकि टाइम शायद खत्म हो रहा है तो रिक्वेस्ट कर दें कि दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन होने के वाले से। माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी ट्रेनिंग का इस वक्त जो है ना वो सिनेरियो है। ठीक है जी तमाम दोस्त, जब ये सेशन खत्म होगा, 40 मिनट का सेशन होगा, जब ये खत्म होगा तो आपने सेम इसी लिंक से फौरन दोबारा ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमारे पास ज़रा वेट नहीं कर पाएंगे, दोबारा हमने फौरन स्टार्ट करनी है। तो थैंक यू वेरी मच खुरम भाई जंप इन करने का। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, जब ये आप कंसेप्ट कर रहे होते हैं, तो लोग आपको बहुत सारा आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आपको कह रहे होते हैं, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको लोगों की बातें भी सुननी है, आपको लोगों के ताने भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों की मजाक भी बर्दाश्त करनी है। आप आगे बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब आपको वो सारी एफर्ट जो आप अपने एक एसेट बिल्ड करने पे लगा रहे हैं, जब आपको उसका रिटर्न मिलेगा, तो वही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको बातें कर रहे हैं, उन लोगों के कलर चेंज होंगे, उन लोगों को पसीने निकलेंगे, क्योंकि वो ये उस टाइम ये कहेंगे इतनी बड़ी सक्सेस कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली इस बिजनेस कंसेप्ट के अंदर वो पावर है कि आप इतनी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, ये जब आप अपना प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड करते हैं, तो फिर आपको रेजिडुअल इनकम आना शुरू हो जाती है, पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। आप घर बैठे होते हैं, आपको पैसे आ रहे होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है और राइटर भी है, और उसकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, बेस्ट सेलिंग बुक, उस बुक का अवार्ड भी मिला। उसके मुताबिक दुनिया में जो पैसा कमाने के 4 जरिए हैं। पहला जरिया है लेफ्ट साइड पे जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है, ये आती है ई कैटेगरी, एम्प्लॉय की कैटेगरी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट। वो किसी के मुलाजिम बन के, किसी के पास नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में इस कैटेगरी के अंदर मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, हम किसी के मातहत काम नहीं कर सकते, हम किसी के मुलाजिम नहीं बन सकते, हम किसी का हुक्म नहीं मान सकते। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इस ई कैटेगरी से निकल के दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपको रेड रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, लेफ्ट बॉटम की साइड पे, वो दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। अच्छा, ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, सेल्फ एम्प्लॉय से क्या मुराद है? सेल्फ एम्प्लॉय से मुराद मींस कि किसी ने अपना क्लिनिक खोल दिया, किसी ने अपना चैम्बर खोल दिया, किसी ने अपना कोई अपनी शॉप खोल दिया, अपना कारोबार, जहां पे वो सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे होते हैं और वहां से उनको पैसे आ रहे होते हैं। वो किसी के मुलाजिम तो नहीं होते, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय बन जाते हैं, वो अपने मुलाजिम बन जाते हैं। अब इन दोनों लोगों में फर्क क्या है? ये जो एम्प्लॉय साहब हैं जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये एम्प्लॉय साहब जब तक नौकरी करते रहेंगे, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, इनको उस आमदन का बेनिफिट मिलता जाएगा, उस आमदन का बेनिफिट मिलता जाएगा। जिस दिन ये नौकरी पे नहीं जाएंगे, जिस दिन जॉब पे नहीं जाएंगे, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे, उस दिन की इनकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। और मुमकिन है कुछ दिन, कई साले लगाने के बाद, जब कुछ दिन ये सैलरी जॉब पे नहीं जाएंगे, तो मुमकिन है उस जॉब से इनको निकाल दिया दिया जाए। इसका मतलब है कि सारी जिंदगी की मेहनत, उनकी एफर्ट, वो सारी जाया हो जाती है। अगर इसके बरक्स वो सोचते हैं कि इसमें तो सक्सेस नहीं है, तो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, यानी वो अपनी दुकान खोल लेते हैं, अपना चैम्बर खोल देते हैं, अपना क्लिनिक खोल देते हैं। अब यहाँ पे उनको तो ये लग रहा है कि मैंने अपना कारोबार बना लिया और मैं सक्सेस की तरफ मूव कर गया, लेकिन दर हकीकत अगर यहाँ पे भी देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉय वाले पोर्शन में, तो वो जब तक अपनी शॉप ओपन करेंगे तब तक उनको पैसे आएंगे। जिस दिन वो शॉप ओपन नहीं करेंगे, उस दिन की उनको आमदन नहीं आएगी। जिस दिन वो अपना चैम्बर ओपन नहीं करेंगे, उस दिन उनको पैसे नहीं आएंगे। जिस दिन क्लिनिक ओपन नहीं करेंगे, वो पैसे नहीं आएंगे। मींस कि जब तक काम करते रहेंगे तब तक पैसे आते रहेंगे। जिस दिन इन दोनों पोर्शंस ने काम ना किया, उस दिन का उनको रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब अगर कुछ लोग सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट से मुराद क्या है? बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का काम क्या होता है? बिजनेस ओनर शख्स मकड़ी की तरह अपना प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड करता है। वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, वो एक निजाम बनाता है, जिस निजाम के तहत लोग काम कर रहे होते हैं और उसको घर बैठे पैसे आ रहे होते हैं। आपको अगर बड़ी तरक्की करनी है, बड़ी सक्सेस करनी है, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, आपको सिस्टम क्रिएट करना है।
अब अगर हम बात करें कि सिस्टम क्रिएट करने की, तो डेफिनेटली आपको और मुझे नहीं पता कि हम क्या सिस्टम क्रिएट करें। तो नो डाउट जो हम नेटवर्क मार्केटिंग के जिस बिजनेस के अंदर मौजूद हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, एक टीम मौजूद होती है, एक नेटवर्क मौजूद होता है, आपने उसके साथ अटैच होना होता है, आपने एक टीम बिल्ड करनी होती है, और वो टीम जब काम कर रही होती है तो आपको घर बैठे उस टीम की वर्किंग का बेनिफिट आ रहा होता है। जब वर्किंग का बेनिफिट आ रहा होता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप घर में सोए होते हैं, आप इंसान की तरह आप सोफे पे लेट के सोए होते हैं, आप फोन पे गप्पे लगा रहे होते हैं, लेकिन आपको घर में बैठे हुए पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, आपको रेजिडुअल इनकम आ रही होती है, और जब रेजिडुअल इनकम आती है तो आप चौथी कैटेगरी में चले जाते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे पैसे आते हैं। जब रोजमर्रा जरूरत से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, फिर आप इन्वेस्टर बनते हैं। इन्वेस्टर से मुराद ये है आप अपना प्रोडक्टिव एसेट बनाते हैं। आप किसी जगह पे आप डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर, डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपकी आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर रही होती है, और यहाँ पे आके आप बिल्कुल जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने दुनिया में सक्सेस करनी है, सक्सेस हासिल करनी है, तो कोशिश करें, अगर आप इन लेफ्ट साइड वाली दोनों कैटेगरीज़ में हैं, तो इनमें से कोशिश करें आप राइट साइड वाले दोनों पोर्शंस में मूव करें। तो अगर फॉरेन से तो 4th पोर्शन में आप नहीं मूव कर सकते, लेकिन 3rd पोर्शन में आप हमारे इस बिज़नेस के थ्रू मूव कर सकते हैं। अब होता क्या है, हम सारी ज़िंदगी अपना टाइम लगाते हैं स्किल्स लेने के लिए। अगर हम कंसेप्ट देखें, लिज़र्ड का जो कंसेप्ट है, हम स्किल्स लेने के लिए हम अपना टाइम खर्च करते हैं, और फिर जब तक हम एफर्ट कर रहे होते हैं, हमारी उन स्किल्स को मिला के अपने टाइम को यूज़ करके हमें उसके बदले में पैसे आ जाते हैं। जब हम टाइम नहीं दे रहे होते हैं, तो हमें पैसे नहीं आ रहे होते। ये बेसिकली लिज़र्ड का कंसेप्ट है। अब दूसरा कंसेप्ट है, अगर हम देखें, अगर हम मकड़ी का कंसेप्ट देखें, स्पाइडर का कंसेप्ट देखें, तो सबसे पहले वो स्किल्स लेती है, टाइम लगाती है, स्किल्स लेती है। स्किल्स लेने के बाद वो प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड करने पे टाइम लगाती है। जब प्रोडक्टिव एसेट बिल्ड कर लेती है, तो उसके बाद वो जिंदगी एंजॉय कर रही होती है, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रही होती है। फिर उसका एसेट उसके लिए पैसे जनरेट कर रहा होता है, उसके लिए मनी जनरेट कर रहा होता है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, ये एक्चुअली ये इस कंसेप्ट में आता है कि आप अपने लिए एक टीम बिल्ड करें, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करें, उस नेटवर्क को ट्रेन करें, उसको इस काबिल बनाएं कि वो नेटवर्क काम करे और आपको घर बैठे बिठाए पैसे। हाउ टू बिल्ड एन एसेट, द बेस्ट सॉल्यूशन इज एलबीएल। एलबीएल आपके पास वो सॉल्यूशन है कि आपने कैसे अपना एसेट बिल्ड करना है। इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने बिजनेस बिल्ड करना है एलबीएल के साथ, तो आपने अपनी वाई क्लियर करनी है। मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सर हमारे पास 5 मिनट मौजूद है, 5 मिनट के बाद ये साइन आउट होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अगली दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, इसलिए अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करें कि मुझे इस बिजनेस की क्यों जरूरत है, मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या मेरे पास इस बिजनेस के अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहां से मैं अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकता हूं, जहां से मैं रेजिडेंट इनकम ले सकता हूं, जहां से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता हूं, जहां से मैं टाइम फ्रीडम हासिल कर सकता हूं। सबसे पहले आप वाई को क्लियर करें, और वाई एलबीएल, एलबीएल वो क्यों कंपनी है जिसके साथ में अपना कैरियर मुंसलिक मुझे करना चाहिए। उसके बाद आप अपना गोल सेट करें, आप इस बिजनेस से क्या लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या है कि आपने एक लिस्ट बनानी है अपने लोगों की एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में कुछ लोगों को ऐड करना है। किन लोगों को ऐड करना है, आपकी लिस्ट में कौन लोग हो सकते हैं जिनको आप इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली में कौन आता है, आपके पेरेंट्स। आप अपने वालिदैन को इस बिजनेस में ऐड करें, आप अपने भाइयों को इस बिजनेस में ऐड अप करें, आप अपनी सिस्टर्स को इस बिजनेस में ऐड अप करें, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है, वो आइडिया जिसकी अगर आपको जरूरत है, तो आपके घर के हर फर्द को इस बिजनेस की जरूरत है। आपके अगर अंकल हैं, आंटीज हैं, आपके कोई रिलेशंस हैं, कजन्स हैं, इन लॉज में हैं, भतीजे हैं, वट एवर, कोई भी जो शख्स आपकी फैमिली का हिस्सा है, उस शख्स को आप ये बिजनेस बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आपके घर का हर फर्द अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, आप उनको ये बिजनेस आइडिया शेयर कर सकते हैं। क्लोज फ्रेंड्स एंड रेगुलर एसोसिएट्स,
वो लोग क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, वो लोग जो 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 आपके पड़ोसी हैं, आप उनको इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। आपके स्कूल के टाइम के दोस्तों को आप इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं, उनको ये बिजनेस प्रेजेंट कर सकते हैं, उनका आप नाम ऐड कर सकते हैं। कॉलेज टाइम के, यूनिवर्सिटी टाइम के, या आपके जो भी जानने वाले लोग हैं, आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क एसोसिएट्स, वो लोग जिनके साथ आप अभी काम कर रहे हैं, या आपने जिंदगी में कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किया, किसी भी जगह पे कोई काम किया, किसी कंपनी में कोई काम किया, वो लोग जो आपके साथ कोलीग्स थे हैं, उनको आप इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। और वो उन लोगों को भी बना सकते हैं जो किसी जगह पे आपके बिजनेस का हिस्सा तो नहीं थे, आपके कोलीग तो नहीं थे, लेकिन किसी जगह पे आपके कंपटीटर थे, आपसे मिलती जुलती किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मौजूद, आप उनको भी ये बिजनेस बता सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब के साथ आपका ताल्लुक मौजूद है, जैसे आपका किसी सिविक ग्रुप के साथ या क्लब के साथ, आपका किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ, आपका किसी स्पोर्ट क्लब के साथ, जिन लोगों के साथ आप कोई गेम खेलते हैं, उन लोगों को, आपके कोई मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं, स्कूल के आपके जो बच्चे हैं, वो जहाँ पे पढ़ते हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनको आप ला सकते हैं। डिफरेंट टाइप के वो जो लोग जो आपके जानने वाले, उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स मींस के जो आपके फर्ज किया, कोई डॉक्टर है, हेयर ड्रेसर है, ब्यूटिशियन है, कोई इंश्योरेंस का आपका कोई सेलमैन है, आपका कोई बैंकर है, जहाँ बैंक में आपके अकाउंट है, वो जो बैंक मैनेजर है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। आप जहाँ पे कोई होटल या रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना खाते हैं, उसके जो ओनर है, उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर हैं, आप उन लोगों को ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। और आप यूज कर सकते हैं वो लोग जिनके मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। आप जब शादी के लिए आप लोगों को जब इनवाइट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए पूरी एक लिस्ट बना रहे होते हैं। इन लोगों को हमने फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते वक्त सम टाइम हम एक मिस्टेक कर रहे होते हैं। हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि ये वाला शख्स ये वाला काम नहीं कर सकता, ये इसके बस की बात नहीं है, ये बिजनेस इसके लिए नहीं है, और हम खुद से ही जज करके लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाने से पहले ही मना कर देते हैं, यार ये शख्स ये काम नहीं कर सकता। तो आपने सबसे पहले प्री जज किसी को नहीं करना। हर शख्स ये बिजनेस कर सकता है, हर शख्स इस बिजनेस के काबिल है, आपने किसी को भी प्री जज नहीं करना। हर शख्स इस बिजनेस के काबिल है, किसी को भी आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। उसके बाद जितनी आपकी लिस्ट बड़ी होगी, इतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। और कभी भी अपनी लिस्ट को खत्म मत होने दें। डेली बेसिस पे आप उसमें न्यू न्यू लोगों को ऐड अप करते जाएं, और आपकी जो लिस्ट होगी वो इस अंदाज के मुताबिक होनी चाहिए। आप सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने लिस्ट में लोगों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से लोग आपकी लिस्ट में मौजूद हैं, उनका अगर मोबाइल नंबर या ईमेल है, क्योंकि कभी भी आपका सेल फोन गुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको अपने पास रख लें। उसके बाद ABC या मैन का फार्मूला, ये इसको मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। इनविटेशन कब की, प्रेजेंटेशन कब की, फॉलोअप कब किया, और उसके बाद उसका रिस्पांस स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें आपने अपने पास एक जज आपने पूरी एक लिस्ट के अंदर बना के रख लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? अब फर्ज किया कि आपने जितने भी लोग हैं आपके पास, उन तमाम लोगों के नाम आपने ऐड अप करने हैं, तमाम लोगों के नाम अपने लिस्ट में ऐड अप करने हैं। नाम ऐड करने के बाद अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि आपने मैन का फार्मूला है MAN, एम फॉर मनी, मीन्स के जिस शख्स को आप ये बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस शख्स को बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, मैं जस्ट 1 मिनट की आप तमाम लोगों से इजाजत चाहूंगा, 1 मिनट की मैं जस्ट मोबाइल चार्जिंग पे लगा लूं। प्लीज वेट अ मिनट, क्योंकि सेल फोन बंद होने लगा है, मेरा नेट इसके साथ अटैच है। जस्ट 1 मिनट की इजाजत चाहूंगा, सॉरी जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थैंक यू वेरी मच, तमाम दोस्तों का इंतजार का। मैं बात कर रहा था MAN से मुराद M फॉर मैन, M फॉर मनी, मींस जिस शख्स को भी आप इस बिजनेस में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने तमाम लोगों की लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद आपने उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट ऐसे करना है, क्योंकि आप जब बिजनेस ये करने जाते हैं, तो शुरू में आपको सबसे बड़ा, आपको क्विक सेल चाहिए होती है, क्विक रिटर्न चाहिए होता है। छोड़ना आपने किसी शख्स को नहीं है, लेकिन जो आपके नजदीक वो लोग जिनसे आपको क्विक रिटर्न आ जाए, आपको जल्दी बिजनेस मिल जाए, उनको आप पहले इनवाइट करें। उसके लिए आप अपने पास एक लिस्ट बनाए, फार्मूला बनाए। MAN से मुराद M फॉर मनी, मींस कि जिस शख्स को आप ये बिजनेस बताने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या उसके पास
इतने पैसे हैं कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दें तो क्या वो वाकई इतने पैसे अफोर्ड कर सकता है, या तो उसके पास हूं, नहीं है तो एटलीस्ट वो इनको अरेंज कर सके। तो आप आप उसको ग्रेडिंग दे दें कि क्या जिस शख्स को आप बुलाना चाह रहे हैं क्या वो पैसे अरेंज कर सकता है, मीन्स के मिनिमम 25,000 पे या मिनिमम 5,000 पे वो अरेंज कर सकता है जिसको आप ये बिजनेस बताना चाहते हैं। ए फॉर अथॉरिटी, पैसे तो अरेंज कर सकता है। क्या जब वो ये फैसला करेगा कि मैंने ये बिजनेस करना है तो उसके लिए उसको अम्मी से, अब्बू से, भाई से, बहन से, मिसिस से पूछने की जरूरत पड़ेगी, या वो खुद फैसला करने की सलाहियत रखता है? जो इंसान, मैं अक्सर कहता हूं, जो इंसान जिंदगी में डिसीजन पावर नहीं रखता, जो अपने फैसले खुद नहीं कर पाता, खुद फैसले करने की सलाहियत नहीं रखता, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता। तो क्या जिस शख्स को आप ये बिजनेस बताने जा रहे हैं, क्या वो उसके पास अथॉरिटी भी है, वो डिसीजन करना जानता है, क्या वो उसके उसमें इतना दम है कि वो खुद ये फैसला कर सकता है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? तीसरी बात, क्या उसकी ये बिजनेस जरूरत भी है या नहीं? इन तीनों चीजों को देखें। जो इंसान पैसे भी अरेंज कर सकता है, फैसला भी कर सकता है और जरूरतमंद भी है, उसके नाम के साथ सामने टिक लगा दें कि जी ये कर सकता है। और जो शख्स आपके नजदीक ये काम नहीं कर सकता, उसके नाम के आगे क्रॉस लगा दें। क्रॉस से मुराद ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया, आपने जिन पे टिक लगाया है उनको आपने सबसे पहले प्रेजेंट करना है। और जब ये सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो लोग आपकी इस लिस्ट में क्रॉस हैं उनको आपने बाद में प्रेजेंट करा। मुमकिन है जिनके बारे में आपकी ये सोच हो कि यार ये ना तो पैसे अरेंज कर सकता है, या ये मुमकिन है पैसे अरेंज कर सके फैसला नहीं कर सकता, या मुमकिन है ये फैसला कर ले लेकिन ये जरूरतमंद ना हो सकता है वो सबसे बड़ा जरूरतमंद हो सकता है वो सबसे बड़ा डिसीजन मेकर हो सकता है वो सबसे ज्यादा वो पैसे अरेंज करने की सलाहियत रखता हो। आपको और मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक क्योंकि हमने बिजनेस करना है तो हमें कुछ क्विक रिजल्ट्स के लिए आपको उन लोगों को पहले मिलना है जहां से आपको फौरन रिजल्ट्स मिले। लेकिन जिनको आपने छोड़ना किसी को नहीं है, जिसको भी आपने प्रेजेंट, जो भी आपका जानने वाला उसको आपने बिजनेस बताना जरूर है। अब बिजनेस बताने के बाद अगला लिस्ट बनाने के बाद अगला काम क्या आता है? आप उसको इनवाइट करें। इनवाइट के लिए कोशिश करें थ्रू फोन कॉल उसको इनवाइट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है, वो फोन कॉल के थ्रू इनविटेशन पे मिलते हैं। क्योंकि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो कोशिश ये करें कि इनविटेशन के दौरान उसको बिजनेस के बारे में ना बताएं, कंपनी क्या है, करना क्या है, पैकेज कितने का है, ये बातें उससे डिस्कस ना करें। वजह क्या है? लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जब आप किसी को ये बात बताएं कि यार मेरे पास एक बिजनेस है, या जिस बिजनेस के बारे में आप जिसमें आप मेरे साथ स्टार्ट करके उसमें 25,000 पैसे भी ज्वाइनिंग होती है, इतने भी होती है, 2 लाख से भी होती है, 5 लाख से भी होती है, वो बंदा कहेगा यार ये पैसे तो मैं नहीं अरेंज कर सकता, वो उसके बाद आपसे मिलने से अवॉइड करेगा। लेकिन जब वो आपके साथ प्रॉपरली बैठ के सिटिंग करके बिजनेस को समझेगा, वो 25,000 क्या, वो 25 लाख भी शायद आपके बिजनेस के साथ लगाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होगी मैं कहाँ पे पैसे लगा रहा हूँ। तो इसलिए आप कोशिश करें जो फोन कॉल हो वो आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट की कॉल हो। ठीक है, आपकी 2 से 3 मिनट की कॉल हो फोन कॉल। और आप फोन कॉल पे मैक्सिमम कोशिश करें लोगों को इनवाइट करें। फेस टू फेस भी अगर इनवाइट करें तो आपने जस्ट इतनी बात करनी है, एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के साथ मैं आपको अटैच करना चाहता हूँ। आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। इनवाइट करने के लिए आपने करना क्या है? इनविटेशन से पहले की कुछ 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 आपने ख्याल रखना है कुछ बातों का, वो क्या है? सबसे पहले आप सीखें बिजनेस के बारे में। आपको आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई आपसे कुछ पूछे आप उसको कोई जवाब दे दो, उससे क्या होगा? आपको डिस्टर्बेंस होगी। हम सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं? हमने कोई भी शख्स अब हमारे साथ ज्वाइन हुआ, हम उसको कहते हैं जाओ बंदे लेके आओ। तो वो बंदे लाने के लिए जाता है तो वो बंदा जाया हो जाता है। उसको सबसे पहले इस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो कि बिजनेस हमारा है क्या। वो जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी सीखें। ये नहीं है कि जी आपने एंट्री ज्वाइनिंग कर ली और उसके बाद आप महीने ले रहे हैं सीखने के लिए। आप एज सुन एज पॉसिबल आप इस बिजनेस को सीखें। उसके बाद जब आप किसी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें कभी भी झिझकें मत, क्योंकि आप किसी से पैसे मांगने नहीं जा रहे। आप एक इंसान को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो उसकी लाइफ चेंज करेगी, जो उसकी इंशाल्लाह जनरेशन की जिंदगी चेंज करेगी, जो उसके उन तमाम ड्रीम्स को फुलफिल करेगी जो शायद वो रियल लाइफ में या इस बिजनेस के बगैर वो नहीं अवेल कर सकता। आप उसको वो अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, इसलिए आप झिझके नहीं, आप किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे। आप जब किसी को प्रेजेंट इनवाइट करें तो आपकी फोन कॉल के ऊपर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उसको नजर आना चाहिए यस इस बंदे के पास कुछ है।
आप अगर झिझकते हुए, शर्माते हुए, घबराते हुए, कंफ्यूज अंदाज में किसी को इनवाइट करेंगे, वो शख्स आपकी गुफ्तगू से कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपकी गुफ्तगू से परेशान हो जाएगा, वो फिर आपकी बात तो सुनना दूर की बात, शायद मुमकिन है दोबारा आपकी कॉल भी ना उठाए। और सब दोस्तों को इकट्ठा मत बुलाएं, एक एक करके दोस्तों को बुलाएं। अब आपने इनवाइट करना कैसे है? सबसे पहले आपने फोन उठाया, कान के साथ लगाया और छोटी सी गुफ्तगू करनी है, छोटी सी गुफ्तगू करनी है। लेट्स सपोज आपने कॉल उठाई और कॉल उठा के अपने एक दोस्त को बोला कि ये अस्सलाम वालेकुम जी शाज़ेब साहब, मेरा नाम आतिफ अजीज है और मैं आज आपको एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है और एक न्यू रेवोल्यूशन आ रहा है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे एक मीटिंग करना चाह रहा हूँ और उस मीटिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आ जाएं, हम बैठ के प्रॉपर्ली एक डिस्कशन कर लें, 1 घंटे की मीटिंग कर लें, या आप आ जाए, हम फलां जगह किसी होटल पे बैठ के प्रॉपर्ली डिस्कशन कर लें और आपसे अब बिजनेस आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। अब दोस्त का सवाल क्या होगा, यार किस किस्म का कंसेप्ट है? आप उससे कहेंगे कि जी बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बिल्कुल तुम्हारे मतलब का बिजनेस है, सुनोगे तो याद करोगे और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। वो कहेगा कि थोड़ा बहुत तो बताओ। उसका अगला सवाल क्या होगा, थोड़ा बहुत तो बताओ। आपने उससे कहना है कि यार सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जब सुनोगे तो तुम मुझे दुआएं दोगे, इसलिए तुम्हारे साथ एक प्रॉपर्ली बैठ के मीटिंग करना चाहता हूँ, चाय भी पियेंगे, गपशप भी करेंगे और फिर मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली 1 घंटे की मीटिंग करके पूरा प्रोजेक्ट तुमसे डिस्कस करूंगा, फोन पे मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इस तरह बात करने के बाद उसके साथ टाइम सेट करें, ठीक है जी, हम ऐसा करते हैं कि मंगल वाले दिन इवनिंग में मैं इजी हूँ, मंगल वाले दिन इवनिंग में 8 बजे हम मिलते हैं, ठीक है, फलां होटल पे, सदर पैराडाइज होटल पे या फलां होटल पे हम बैठते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब मुमकिन है वो शख्स ये आपसे कहे कि जी ट्यूसडे को तो आई एम नॉट अवेलेबल, मेरी तो कोई ऑलरेडी कमिटमेंट है। तो आपने उसको ये नहीं कहना जी ठीक है जी ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है जी फिर वेडनेसडे को मिल लेते हैं। आपने उसको कहना है ओके ट्यूसडे को अगर आप अवेलेबल नहीं है, लेट मी चेक माय शेड्यूल, और आप उसको कहें नहीं वेडनेसडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आप मतलब उसको भी ये लगे कि यार ये बंदा सिर्फ मेरे लिए नहीं बैठा हुआ, इसके अपने भी काम है। उसके बाद आप उसके साथ टाइम उसको कहें वेडनेसडे को अवेलेबल नहीं है, थर्सडे को लेट मी चेक, थर्सडे को मैं 5 बजे फ्री हूँ, अगर थर्सडे को 5 बजे आप मीटिंग कर सकते हैं तो 5 बजे थर्सडे को मिल सकते हैं। यानी अगले को ये एहसास हो कि यार ये बंदा वाकई कोई प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है, और ये सारी गुफ्तगू करने के बाद उसके साथ टाइम सेट करने के बाद अपनी डायरी में वो टाइम लिखे। अदरवाइज होगा क्या, आपने टाइम नहीं नोट किया हुआ, मुमकिन है थर्सडे का आपने एक के साथ टाइम सेट किया, 3 और लोगों के साथ टाइम सेट किया हुआ है और उनमें से 2 का आपको याद ही नहीं रहा, और वही 2 लोग शायद आपके उन 2 लोगों में से एक शख्स आपका ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर हो। लेकिन जब आपने अपने पास टाइम नोट किया हुआ है, तो आपको पता होगा थर्सडे को मैंने किसके साथ टाइम सेट किया हुआ है, फ्राइडे को किसके साथ सेट किया हुआ है, सैटरडे को किसके साथ सेट किया हुआ है। और अगर आपने थर्सडे को किसी के साथ टाइम सेट किया और आपको याद ही नहीं रहा, उसके बाद आप उसको अगर फ्राइडे को या सैटरडे या संडे को आपको याद आए और आप उसको इनवाइट करेंगे, उस शख्स को आपकी उस थोड़ी सी लापरवाही से ये यकीन हो जाएगा, यार ये खुद नॉन प्रोफेशनल बंदा है, ये मुझे क्या कैरियर देगा। वो फिर आपकी बात पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने पास बाकायदा प्रोफेशनली अपने पास डायरी रखें, जहां पे आपके पास एक एक मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन हो। उसके बाद जब आपने नेम लिस्ट भी बना ली, आपने इनवाइट भी कर लिया, उसके बाद अगला स्टेज आता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास व्हाइट बोर्ड पे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप फ्लिप बुक पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप जूम पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप थ्रू गो टू मीटिंग वेबिनार के थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कुछ ख्याल करना है कहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, क्योंकि हम जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमें जहां पे कोई मिलता है हम चाहते हैं इसको सारा कुछ बता दें, ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ ना ज्वाइन हो, ये किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए और ये कहीं जाया ना हो जाए। हम फौरन से जल्दी के चक्कर में हर जगह पे प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, जहां से हमें रिजल्ट नहीं मिलते बल्कि उल्टा हम उन प्रॉस्पेक्ट्स को खो लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखी है, प्रेजेंट कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे नहीं करा। आपने किसी की कोई पार्टी चल रही है, कोई बर्थडे पार्टी चल रही है, कोई और पार्टी चल रही है, आपने वहां पे प्रेजेंट नहीं करना। आपने किसी के ऑफिस में जाके प्रेजेंट नहीं करना। वजह क्या है, जब आप किसी के ऑफिस में जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो सबसे पहले वो शख्स इन तल्फात में पड़ जाता है कि हमने चाय पी, खाना खाया, ये किया वो किया, या दौरान प्रेजेंटेशन उसका कोई क्लाइंट आ जाता है, वो क्लाइंट के साथ बिजी हो जाता है, आपकी पूरी कंसंट्रेशन से वो बात नहीं सुन पाता। जब बात नहीं सुन पाता वो शख्स आपका जाया हो जाता है। आपने किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो, आपका प्रॉस्पेक्ट कस्टमर आपकी बात को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ना कर सके, ऐसी जगह पे आपने
नहीं सुनना। समटाइम हम देखते हैं कि किसी ने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, किसी कंपनी ने, किसी इदारे ने, किसी भी जगह पे कोई सोशल ग्रुप की कोई मीटिंग मौजूद है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप की मीटिंग मौजूद है। हम देखते हैं बंदे-शंदे काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, शायद कोई एक मेरा तुक्का लग जाए, कोई एक बंदा जॉइन हो जाए। आपने ये काम भी नहीं करना। अगर आपके पास कोई किसी की कोई ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे जस्ट जाके आप रिलेशन बनाएँ, आप नंबर शेयर करें, आप तल्लक बनाएँ, वहाँ पे आपने प्रेज़ेंटेशन नहीं करें। समटाइम एक और गलती कर रहे होते हैं, किसी कोई फ़ौतगी हो गई, हम जनाज़े पे चले गए और पता चला जी जनाज़े में अभी 3 घंटे का टाइम है और हम देखते हैं बंदे काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो क्योंकि हमारे दिमाग में तो बंदे ही चल रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे उनको कहते हैं यार वैसे भी टाइम है, तो अभी जनाज़े में टाइम है, एक काम करें, आप सारे इधर आएँ, बैठें, क्योंकि टाइम भी तो हमने स्पेंड करना है ना, जनाज़े तक वक़्त गुज़ारना है, तो चलें आएँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि आपके बिज़नेस के लिए आपका एनवायरनमेंट, आपके लिए लोकेशन, आपके लिए जगह का होना ज़रूरी है। कहाँ-कहाँ आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं? आप सबसे पहले कहेंगे यार ये तो इन्होंने मना कर दिया, कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंटेशन नहीं देनी? तो कहाँ-कहाँ देनी है? आप एलबीएल का ऑफ़िस है, आप वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। आप अपने घरों में प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, अपने घर में, दूसरों के घर में नहीं। रेस्टोरेंट पे आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। कोई और ऐसी जगह जहाँ पे आप शोर-शराबा ना हो, वहाँ पे आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। किन लोगों को आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं? वो लोग जो डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ के साथ अटैच हैं या डिफरेंट और नेटवर्क ग्रुप के साथ अटैच हैं, उनको आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। वो लोग जो डिफरेंट बिज़नेसेस कर रहे हैं, उनको आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। टीचर्स हज़रात के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, तो टीचर हज़रात आपके लिए बहुत अच्छा आपके क्लाइंट हो सकते हैं। टीचर्स को आप ये बिज़नेस प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और वो लोग जो कर्जे में हैं और उनको नजर नहीं आ रहा कि मैं इस कर्जे से कैसे निकल सकता हूँ, उन लोगों को आप ये बिजनेस प्रेजेंट कर सकते हैं। वकीलों को प्रेजेंट कर सकते हैं, डॉक्टर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो लोग जो अपने प्रोफेशन से तंग हैं, वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, उनको आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और वो लोग, तमाम लोग जो आपकी एबीसी या मेन लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, अब एक दफा जब आपने उन लोगों को प्रेजेंटेशन कर ली, बिजनेस पूरा कंसेप्ट समझा लिया, उससे अगला स्टेज आता है फॉलोअप का। फॉलोअप सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे बड़े रिजल्ट्स आपको फॉलोअप के बाद आ रहे होते हैं। आप हम एक मिस्टेक क्या करते हैं कि हम एक प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद हम उसको खुला छोड़ देते हैं कि ये खुद मेरे पास आएगा। खुला छोड़ने से क्या होता है कि आपके जो सिर्फ प्रेजेंटेशन पे लोग ज्वाइन होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे, वो पूरी दुनिया में से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे ज्वाइन होते हैं। और वो एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनका डिसीजन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, जिनको फैसला करने की पावर उनके अंदर बड़ी होती है, वो लोग होते हैं। बाकी समझ लें कि जितने भी लोग होते हैं, वो सारे के सारे आपके फॉलोअप के बाद आ रहे होते हैं। फॉलोअप में आप कैसे कर सकते हैं? फॉलोअप कोशिश करें, अगर आपने खुद प्रेजेंटेशन दे दी, तो अब आपने फॉलोअप करना है तो आप अपने सीनियर से मिलवाएं। ये मेरे सीनियर है, सीनियर की सक्सेस स्टोरी सुने, सीनियर की जो अचीवमेंट है वो उनसे डिस्कस करें। सीनियर से जो जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं वो आप उनके साथ डिस्कस करें, उनसे आप मीटिंग करवाएं। आप अपने स्पॉन्सर से, अपलाइन से मीटिंग करवा सकते हैं। आपके जो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अचीवर्स हैं, उनकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उनकी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेजेस के ऊपर अगर आपकी कोई अचीवमेंट है वो दिखा सकते हैं। और एलबीएल की क्या इनोवेशंस हैं, कंपनी क्या कर रही है, जो उसके इवेंट्स हैं, अपकमिंग इवेंट्स या पास्ट इवेंट्स जो आपके हैं, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अपनी अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि मैंने क्या कमाया, मैंने इस बिजनेस से क्या हासिल किया, वो आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें कि फॉलो अप आपने 48 घंटों के अंदर अंदर करना है। हम प्रेजेंटेशन देने के बाद महीने बाद फॉलो अप करेंगे तो महीने बाद उसको याद ही नहीं रहेगा कंपनी के नाम के अलावा कि इस बंदे ने मुझे क्या प्रेजेंट किया था। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आपने उसको अच्छे अंदाज में आंसर करने हैं। और उन लोगों को जो भी आपके साथ ज्वाइन हो जाए, उनके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि आप उनको न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटेजीज बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में उनको सिखाएं। ठीक है। अच्छा, जब जब फर्ज किया कि आपने किसी को बिजनेस बताया, प्रेजेंटेशन दे दी, लोगों के नॉर्मली जर्नल क्वेश्चंस क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, आपने किसी को प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन के बाद वो कहता है कि यार ये बिजनेस जो है, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। अब आपने उससे सवाल करना, सर आप ये बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? तो उसका नॉर्मली ये जवाब होता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है ये बिजनेस करने के लिए। मैं ज्वाइनिंग तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब अगर वो ये सवाल कर रहा है तो इसका आपने उसको जवाब क्या देना है?
इसका आपने उसको जवाब देना कि सर आपके पास पैसे नहीं है, यकीनन आपके पास 25,000 रुपीज नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और जब उसने ये बात की कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आप गुस्से में उसको ये नहीं कहें भाई क्यों नहीं है तेरे पास पैसे। आपका एटीट्यूड ऐसा ना हो कि वो डर के नहीं नहीं सर है मेरे पास पैसे, मैं लाता हूँ घर से। नहीं, आपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने हैं। आपने इस बात पे उनसे गुस्सा नहीं करना कि जी आपके पास पैसे क्यों नहीं है। डेफिनेटली पैसे नहीं हो सकते, अगले की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप उनसे सवाल करें कि सर आप जो जॉब कर रहे हैं कितने अरसे से कर रहे हैं। वो कहेगा जी 5 साल से कर रहा हूँ, 7 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 7 साल से आप काम कर रहे हैं, आपके पास आज 25,000 रुपीज नहीं है। इट्स मीन्स अल्लाह ना करे कल को आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, कोई मसला आ जाए और आपको वहां पे 50,000 रुपए की जरूरत पड़े, फिर आप क्या करेंगे। वो कहेगा जी वो मैं अरेंज करूंगा। कहाँ से अरेंज करेंगे, दोस्तों से पकड़ूंगा। अच्छा, दोस्तों से पकड़ेंगे, उस टाइम पे जब आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी तब आप दोस्तों के पास भागेंगे, दोस्तों से पकड़ने के लिए जाएंगे। तो वाई नॉट टूडे। क्योंकि अगर 7 साल के काम करने के बाद भी आपके पास 25,000 नहीं है, तो आपको क्या लगता है आने वाले 7 सालों के बाद आपके पास पैसे होंगे? कभी भी नहीं होंगे। इसका मतलब आपको डेफिनेटली इस बिजनेस की जरूरत है, आपको अल्टरनेट बिजनेस की जरूरत है। आप आज पैसे पकड़े किसी से, उससे बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि आज से अगर 5 साल बाद आपके घर में कोई चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आता है, तो तब आपको किसी से पैसे मांगने के लिए उस मुश्किल टाइम पे भागने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, वो क्वेश्चन करेगा कि जी मैं पैसे तो हैं लेकिन मैं एक्चुअली मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, जब वो ये कहेगा कि टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे भी आपने अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि यार अब क्या करूं, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो ये काम ही नहीं कर सकता। आपने इसी खातून की तरह, ये जिस तरह खातून साहिबा मुस्कुरा रही है ना, इसी तरह आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ठीक है। जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन करेगा, आपने इस खातून का चेहरा अपने दिमाग पे लाना है, आपके चेहरे पे वैसी स्माइल आ जाएगी। ठीक है। आपने इसी तरह स्माइल अपने चेहरे पे रखनी है और स्माइल रखने के बाद उस शख्स साहब से पूछना है कि सर ठीक है जी, आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, अब क्या काम करें। वो कहेगा जी मैं फलां बिजनेस कर रहा हूँ। सर कितने अरसे से कर रहे हैं, या फलां जॉब कर रहा हूँ जी, मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल गुजारने के बाद भी आपके पास टाइम नहीं है, मुझे बताएं कि क्या इस बिजनेस में आप मजीद 5 साल बाद रहेंगे, तो क्या आपके पास टाइम आ जाएगा। वो कहेगा, वो खुद ही कह देगा कि नहीं आ जाएगा, या देखते हैं। आप उसको बताएं कि सर नहीं आएगा। अगर आप इसी बिजनेस में, इसी जॉब में 5 साल बाद भी रहेंगे, इसका मतलब जिंदगी में कभी भी आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो सर इसका मतलब है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको जरूर कोई अल्टरनेट बिजनेस चूज करना चाहिए, ताकि आपके पास उस बिजनेस से एक्स्ट्रा इनकम आए, ताकि आपके पास टाइम आए। क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है, इट्स मीन्स कि आप प्रोग्रेसिव बंदे हैं, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव बंदा होता है उसी के पास टाइम नहीं होता। आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस है ही उन लोगों के लिए जो प्रोग्रेसिव हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। तो ये तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कोई करेगा कि जी ठीक है जी, मैं बिजनेस तो कर लूं, ये ज्वाइन तो कर लूं, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन मुमकिन है कि कल को मैं इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लूं, लेकिन मेरे साथ कोई कोई मेरी बात को ना सुने, कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन ना करे। अब आपने फिर इस खातून को सोचना है और फिर आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। स्माइल आने के बाद आपने उस शख्स से ये कहना है कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मुमकिन है कि कोई शख्स आपके साथ ना आए, क्योंकि ये आप आज इसलिए ये सोच रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि लोगों को, इवन के किन लोगों को लाना है, किन को नहीं लाना, कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना। देखिए, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह यही सोचता था कि मेरे साथ शायद कोई ना आए, लेकिन मैंने कहा दो चांसेस हैं। एक चांस ये है कि कोई नहीं आएगा, एक चांस ये है कि कोई आएगा। अगर कोई, पहला चांस पे बात करते हैं कि कोई भी नहीं आया, मैंने बहुत एफर्ट की, बहुत लोगों को इनवाइट किया, बहुत लोगों को प्रेजेंट किया, किसी भी शख्स ने मेरे इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। इट्स मीन्स के वर्थ मैक्सिमम मेरा कितना लॉस हुआ, मेरा 25,000 रुपीज का लॉस हो गया। इसका मतलब मैं इस बिजनेस में नाकाम हो गया। अब 25,000 का लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है कि जिससे मैं जिंदगी में दोबारा कभी उठ ना सकूं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा सिनेरियो देखें कि अगर हमारे साथ लोग आना शुरू हो जाते हैं, और डेफिनेटली अगर नहीं आएंगे तो हम स्किल्स लेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, हम सीखेंगे लोगों को कैसे इनवाइट करना, कैसे प्रेजेंट करना, कैसे फॉलो अप करना। तो डेफिनेटली जब हम सीख के काम करेंगे तो हमारे साथ लोग आएंगे, और अगर लोग आ जाते हैं तो हम इस बिजनेस से कितने पैसे कमा सकते हैं। 25,000, 2.5 लाख, 25 लाख, 2.5 करोड़, क्या कोई लिमिट है? नहीं। तो आपके नजदीक हमें कौन सा ऑप्शन पे जाना चाहिए? तो इस तरह के क्वेश्चन लोग आपसे करेंगे,
तो उनका आपने इसी अंदाज में बेहतरीन जवाब देना है। इंशाल्लाह ताला उससे बड़ा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके साथ लोग डेफिनेटली इस बिजनेस को एक्सेप्ट भी करेंगे। आपके साथ अब वो लोग आपके बिजनेस का हिस्सा भी बनेंगे। उसके बाद जब कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके साथ तय करें कि आपने इस बिजनेस को किस अंदाज में करना है, पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। अगर तो पार्ट टाइम करना है तो फिर आपको 2 से 4 घंटे डेली बेसिस पे इस बिजनेस के साथ काम करना पड़ेगा। 2 से 4 घंटे आपने आईपीए करना है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करनी है। आपने ऐसा नहीं कि 2 से 4 घंटे बैठ के वेबसाइट को स्टडी किया, वेबसाइट देखी, फलां किया, वीडियोस देखी और जी आज के दिन का तो काम हो गया जी, मैंने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। आईपीए से मुराद ये होता है जब आप लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, जब न्यू लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जितनी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ाते जाएंगे, इतने आपके रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे। डेली बेसिस पे 2 से 4 घंटे आप डेली बेसिस पे अगर कोई पार्ट टाइम कर रहा है उसके साथ तय करें कि आपने प्रॉपरली ये तमाम स्टेप्स करने हैं जो आपके साथ डिस्कस किए। और अगर फुल टाइम करना है तो 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे आपने प्रॉपरली लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। और अगर कोई दोस्त आपके साथ सम टाइम करना चाहिए, मतलब आज 1-2 मीटिंग्स कर ली, उसके बाद हफ्ते बाद याद आया यार कंपनी में ज्वाइनिंग की थी, तो उस शख्स को पहले दिन ही उससे सॉरी बोलने कि यार ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप अपना टाइम जाया मत करें इस बिजनेस के अंदर, ठीक है? आप इस बिजनेस में अपने अपना वक्त बर्बाद मत करें, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके जब सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं ये बिजनेस तो करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू इट, बट एक लम्हा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको जब ये लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, आप करना चाहते हैं तो उस टाइम फिर आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, यस आई वांट टू डू इट। फिर आपने उसके लिए रास्ते निकालने हैं, हाउ डू आई डू इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए आप फिर ट्रेनिंग्स लें, स्किल्स लें, फिर उस पर कोशिश करें, आई विल ट्राई टू डू इट, अपने साथ कमिटमेंट करें मैं ये करना चाहता हूँ। फिर अपने अंदर ये हौसला लाएं, आई कैन डू इट, अपने अपने अंदर ये जज्बा लाएं कि मैं ये कर सकता हूँ और इसको बार बार ट्राई करें, आई विल डू इट, अपने ऊपर ये कमिटमेंट अपने आप से करेंगे, यस आई विल डू इट, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप कहेंगे यस आई डिड इट। तो थैंक यू वेरी मच तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी कंसंट्रेशन से आपने बहुत लंबी ट्रेनिंग ली। यकीनन आप लोग थक भी गए होंगे, आप लोगों ने बर्दाश्त भी किया, लेकिन मैं आप लोगों की कमिटमेंट को, आपके हौसले को, आपके ज़र्फ को मैं दाद देता हूँ और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद ये जो स्टेप्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इन स्टेप्स को आप फॉलो करें, इनको लेके चलें और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सारे लोग प्राउड से कहेंगे यस आई डिड इट, और इंशाल्लाह तमाम लोग सक्सेस की उस बुलंदियों को छू रहे होंगे जो आज आप बैठ के सोच रहे हैं। एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा आप तमाम लोगों से और मैं शफीक साहब के हैंड ओवर करूंगा इस मीटिंग को। सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल जोली में, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अल्लाह हाफिज।